बेलमेंट एंड प्लेज कहां तक चलेगा ये 181 स्टार्ट कहां से हो रहा है 148। अब आइए ये तीनों, इसमें हमारी मैकेनिक वाली एग्जांपल बड़ी आसान थी। आपने मैकेनिक को अपनी एक्टिवा अपना बाइक डिलीवर किया, क्या बोला मैकेनिक को कि भाई साहब इसकी सर्विस कर देना और बाद में गुड्स या तो मुझे वापस कर देना, या मेरा एक दोस्त आएगा लानती तुम उसको दे देना, हाँ या ना। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बेलमेंट। इसमें पोजीशन तो ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो इसकी वर्डिंग भी ऐसी है, इसी को दिमाग में रखिए, मैकेनिक वाली एग्जांपल को दिमाग में रखिए। हम सोचते हैं व्हेन वन पर्सन डिलीवर द गुड्स टू अनदर, तुमने मैकेनिक को गुड्स डिलीवर की, क्यों डिलीवर की? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सही है। एंड व्हेन सच पर्पस इज accomplished such goods shall be returned or otherwise disposed of as per the directions of the person delivering them। यही डेफिनेशन है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं है। एक दूसरे को कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। जब पर्पस पूरा हो जाएगा गुड्स को रिटर्न कर देना, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देना मेरी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब ये एमसीक्यू के लिए है। बेलियर बेलमेंट वर्ड कहां से डिलीवर किया गया? बेलियर फ्रेंच वर्ड है। अब आइए बेलमेंट के लिए हर बार क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन जरूरी है नहीं है? नहीं है सर। गुड्स की डिलीवरी जरूरी है? आवाज ये, अरे यार पोजीशन तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ना। डिलीवरी दो तरह की, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल, लो बेटा फोन, क्या है ये? एक्चुअल, ठीक। लो बेटा इनसे फोन जाते हुए ले लेना, कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव। मैंने आपको ही फोन दे दिया, कौन सी डिलीवरी है? एक्चुअल। मैंने आपके किसी दोस्त को पकड़ा दिया, कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव। मैंने आपको फोन का बिल दे दिया कि जाते हुए दुकान से उठा लेना, तब भी कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव। जिसे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में करते थे, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। सिंबॉलिक को यहां किस में उठा के फेंक दिया गया? कंस्ट्रक्टिव। तो डिलीवरी कौन सी गुड्स की होगी? हमेशा गुड्स। अभी भी वर्ड क्या है? गुड्स। वो मूवेबल होनी चाहिए, मूवेबल की डिलीवरी हो सकती है? सोचना पड़ेगा। बिल्डिंग उठा के देके आओगी किसी को? मनी, नो। मनी की डिलीवरी हो सकती है, जानते हो डिलीवरी हो सकती है, वो बेलमेंट में नहीं आएगा। ये उसके स्कोप की बात कर रहा है। कल को मैंने तुम पैसे पकड़ाए सेफ्टी पर्पस के लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है? नो। आइए डिलीवरी किस पर्पस के लिए है? पर्टिकुलर पर्पस। पोजीशन चेंज होएगा? यस, लेकिन ऑनर कौन रहेगा? बेलर। अगर आपके पास कस्टडी है लेकिन पोजीशन नहीं है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल्स थी इसकी। कस्टडी क्या होता है, पोजीशन क्या होता है? कस्टडी है आपके पास गुड्स तो हैं लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं है। देखी जा, छेड़ी ना। क्लियर? हाँ या ना? पार्किंग में आया एक बंदा, गाड़ी खड़ी कर गया, चाबी साथ में ले गया, क्या गुड्स तुम्हारे पास हैं? यस। कंट्रोल है तुम्हारा उन पे? नो। गुड्स की नेक्स्ट एग्जांपल, ये कौन सा केस था? कस्टडी। अगला एग्जांपल बैले पार्किंग। बैले पार्किंग, आपने चाबी दे दी, बदले में आपको पर्ची मिली, वो आपकी गाड़ी को जूं जूं जाके पार्क कर रहे हैं। कौन सा केस है? पोजीशन। कौन सा केस है? पोजीशन भी है, तुम्हारा गुड्स के ऊपर कंट्रोल भी है। क्लियर टू ऑल? अब इसमें पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, कस्टडी में मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्लियर? अब आइए, जैसे ही पर्पस पूरा तो गुड्स वापस करनी पड़ेगी। सर कोई और गुड्स दे सकते हैं, कैन वी एक्सचेंज? वो बेलमेंट नहीं है। अच्छा सर हायर वैल्यू की दे दे, वो लकड़हारे की कहानी, लकड़ी की कुल्हाड़ी गुम हुई, कभी सोने की आ रही है कभी चांदी की आ रही है, हाँ या ना? उसकी लोहे की कुल्हाड़ी गुम हुई ना, लकड़हारे की। तो अब बताओ क्या एक्सचेंज करके कोई और गुड्स आ रही है? बेलमेंट है ना, डिट्टो गुड्स आनी चाहिए। समझ आया? सर थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकता है। हाँ, तुमने सोने का बिस्कुट दिया, मोना ने सोना पर कुछ काम करके बिस्कुट की ज्वेलरी बना दी, गुड्स वही है, यस, लेकिन फॉर्म चेंज
हो चुकी है। क्लियर? तुमने अपने भाई बहन को, किसी को मेकअप के लिए भेजा, गुड्स वही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज आ चुका है। क्या बेलमेंट है? यस। अब आइए, बेलमेंट में कस्टडी भी ट्रांसफर होगी, पोजीशन भी ट्रांसफर होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर कस्टडी है लेकिन पोजीशन नहीं है, देखी जा, क्या है ये? कस्टडी तो है लेकिन पोजीशन नहीं है। सर्वेंट को तुमने गुड्स पकड़ा दी कि हम एयरपोर्ट जाने लगे हैं, 2 मिनट अंदर से सामान निकाल के लाए, इस ब्रीफकेस को पकड़ के रखना। वो अपनी मर्जी से लेके घूम सकता है, झूलता फिर रहा, सर मैं बाजार आ गया था ना, क्या है? सिर्फ कस्टडी, पोजीशन नहीं है। इसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स की। तुमने बैंक में पैसे जमा करवाए, क्या वो बेलमेंट है? एमसीक्यू में आएंगे अब छोटी छोटी चीजें। S1 ने बैंक में पैसा जमा करवाया, क्या वो बेलमेंट है? नो सर। अगर तुम इसको गुड्स गलती से मान भी लेते, इसमें 2 रीजन दिए थे, एक तो पैसे को गुड्स नहीं मानना, दूसरा जब वापस मिलेंगे क्या सेम नोट मिलेंगे? नो, बेलमेंट में हमने बोला था सेम गुड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट केस, तुमने बैंक के लॉकर में ऑर्नामेंट्स रख दिए, क्या बेलमेंट है? ना, कंट्रोल नहीं गया सामने वाले के पास। एक चाबी तुम्हारे पास है, एक उसके पास है। ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे लॉकर से गहने निकाल के वो मजे से ऐड कर रहे हैं, यस सोना मोना। नो सर। नेक्स्ट, तुमने बैले पार्किंग की, क्या बेलमेंट है? यस। तुमने पार्किंग की, चाबियां तुम्हारे पास हैं, क्या बेलमेंट है? नो, सामने वाले के पास कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, कस्टम वालों ने तुम्हारी गुड्स सीज कर ली, क्या बेलमेंट है? ये पूरा कंट्रोल है बेटा उनके पास, नहीं पैसे दोगे खा जाएंगे। समझ आया आवाज? चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस। तुमने बाइक पार्किंग में लगाई, कौन सी बेलमेंट है? अगर चाबी देकर आए हो, नॉन ग्रेचुटस, बदले में वो तुमसे पैसे डिमांड करेगा। ग्रेचुटस, बिना किसी डिमांड के। तुम्हारे दोस्त का घर बस स्टैंड के पास है, तुम रोज ट्यूशन आते हो, उसके घर के बाहर बाइक पार्क कर देते हो, हेलो फ्रेंड, चलो, कौन सी बेलमेंट? ग्रेचुटस। क्लियर? तुम अपने दोस्त की किताब मांग कर ले आए पढ़ने के लिए, कौन सी बेलमेंट? ग्रेचुटस। लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई, नॉन ग्रेचुटस। डिलीवरी को बेली को डिलीवरी कैसे की जा सकती है बताइए? बहुत वास्ट वर्ड बताया, एनीथिंग, कुछ भी कर दो, इफेक्ट क्या आना चाहिए? पोजीशन में आ जाए बेली के गुड्स बस, या किसी और पर्सन के जो उनको उसके बिहाफ पर होल्ड कर सकता है। तो डेफिनेशन बहुत आसान थी, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द intended bailey or any person on his behalf. नेक्स्ट आइए, बेली ने लोन लिया, तुमने बैंक से लोन लिया और एक प्रोजेक्टर था गिरवी रखने के लिए, तुमने बोला सर प्रोजेक्टर मुझे दे दीजिए, अगर मैं किस्तों में डिफॉल्ट करूंगा तो आप ले जाना। क्या यहां पर बेलमेंट हुई? क्या बेलमेंट हुई? यस और नो? यस। कारण चाहे बेली होल्ड कर रहा है या बेलर होल्ड कर रहा है, जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो कौन था? बेलर। जिसको गुड्स डिलीवर की जाएगी वो कौन है? बेली। अब आपने बैंक से लोन लिया, प्रोजेक्टर जनरली किसके पास जाना चाहिए था अगर सिक्योरिटी के तौर पर है? बैंक के पास। तो बेलर बेली को गुड्स डिलीवर कर देता है। लेकिन मान लीजिए आपने प्रोजेक्टर अगर अपने पास रख लिया, तो ये कौन सा केस बनेगा? बेलमेंट का बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। कारण हम बैंक के एजेंट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? बैंक के एजेंट। नाउ बेलर है, सिचुएशन बहुत अजीब है, बेलर हैज बिकम एजेंट ऑफ बेली टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बेली। तो तुम बैंक के बिहाफ पे उन गुड्स को होल्ड करके बैठे हो और जैसे डिफॉल्ट होगा तुम्हें वो गुड्स बैंक को वापस करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है, डिटेल में आइए। सेक्शन
50। जो गुड्स दे रहे हो उनकी डेंजरस नेचर के बारे में बता दो। पता है कि नहीं? अरे बहुत आसान था। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, फॉल्ट आ जाए, डेंजरस नेचर। तुमने किसी को यूज करने के लिए कोई पर्टिकुलर केमिकल पाउडर दिया, डिसइंफेक्टेंट पाउडर, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, कुछ भी केमिकल, तुमने बताया नहीं कि इसको ध्यान से खोलना है, एकदम से खोलोगे दिमाग का होता है। क्लियर? उसने मजे से खोल दिया, उसका फेशियल हो गया फैंसी वाला। बेटा किसकी गलती है? बेलर की। कौन नुकसान की भरपाई करेगा? बेलर। क्लियर टू ऑल? अब इसमें दो तरह के डिफेक्ट आते हैं, विच आर नोन टू बेलर, विच आर नॉट नोन टू बेलर। अब दो तरह की बेलमेंट भी है, कौन कौन सी? ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस। ग्रेचुटस, चलिए इसी से कर लेते हैं। ग्रेचुटस बेलमेंट, आप किस चीज के लिए लायबल है? आपसे आपका दोस्त बाइक मांगने के लिए है, बड़ा आसान है। उसकी ब्रेक कल ही खराब हुई है, आपने बोला ले जा तेज चला के देखिए तेरा इंजन ठीक है, वो गए और किसी से भिड़ गया। क्लियर? बाइक की डेंटिंग पेंटिंग अलग होगी, तुम्हारे दोस्त की डेंटिंग पेंटिंग अलग होगी। किसकी गलती है? बेलर की, तुम्हारी। तुम्हारा दोस्त क्या था? बेली। क्या तुमने गुड्स में जो डिफेक्ट था बताया? नो सर। क्या तुम लायबल हो? यस। कौन सी बेलमेंट थी? ग्रेचुटस। इस केस में ग्रेचुटस में द बेलर इज लायबल फॉर डिफेक्ट्स विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। तो तुम डिस्क्लोज कौन से करोगे? ऑब्वियसली जो तुम्हें पता है, ड्यू टू नॉन डिस्क्लोज्ड डिफॉल्ट। नॉन डिस्क्लोज का मतलब क्या है? जो उसको पता है। नेक्स्ट आता है सर नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुटस में कहता है बेलर की जिम्मेवारी है, डिस्क्लोज वाले, नॉन डिस्क्लोज वाले सॉरी, जिनके बारे में वो अवेयर था और नहीं बताए, क्या उनकी जिम्मेवारी है? यस। इसमें लेकिन खास बात पता क्या आती है? जो उसको नहीं भी पता उसकी भी जिम्मेवारी। उसका लॉजिक है, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू सप्लाई द गुड्स विच शैल बी फिट फॉर बेलीज पर्पस। ये हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट से उठाया है। गुड्स शैल बी फिट फॉर द पर्पस, जो तुम्हें बताया गया। क्लियर? आइदर दे शैल बी फिट फॉर जनरल पर्पस, अगर बायर पर्पस बता रहा है तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी फिट होनी चाहिए। तो सामने वाला तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हें गुड्स का नुकसान खुद ढूंढना पड़ेगा, हाँ या ना? आप सामने वाले को बाइक किराए पर दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बाइक बिल्कुल सही है। अगर कल को नुकसान हो जाता है तो क्या बेली रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए? नो। बेली का कोई नुकसान हुआ, बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। हम ना मनाली में बाइक ले गए, उस लांती ने ध्यान से देखा नहीं, सुबह सुबह दुकान खुली, 500 सीसी बुलेट नए नए आए, हम भगा रहे, गर गर गर, एकदम से आवाज चेंज होगी। मैं कहा ये क्या होगा? देखा साइलेंसर, मोड़ आया, मैं छोड़ आया। तो भाई सब भगा के गए, उसको फोन किया, फिर उसने आके साइलेंसर ठीक किया। किसकी गलती? बेलर की। चाहे उसने, देखो सुबह सुबह कोई अगर आपको बाइक दे रहा है, वो कभी भी नहीं चेक करेगा कि बाइक के साइलेंसर का पेच भी कभी लूज हो सकता है, लेकिन गलती किसकी मानी जाएगी? बेलर की। क्लियर? तो नॉन ग्रेचुटस में चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता, वो लायबल हो जाएगा। इसको रीड कर लेते हैं। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स। तुम कौन सा डिस्क्लोज कर पाओगे बताओ? जो तुम्हें पता है या जो नहीं पता? जो पता है, ऑफ विच यू आर अवेयर। तो ये चीज तो नेचुरली पता लग जाती है। देन और विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ गुड्स। मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ गुड्स, जो गुड्स को यूज करने के लिए जरूरी है। समझ पाए, हाँ या ना? एग्जाम्पल, बाइक ना 200 क्रॉस करके दिक्कत देती है, तुमने चलानी लोकल है, तुम मेरे को जो बोल के लेके गए हो, क्या मुझे डिफॉल्ट बताने की जरूरत है? नो सर। तुम 200 पे जा रहे थे, उसके टायर गायब हो गए, बाकी बाइक चल रही है, मेरी गलती नहीं है। तो आपको वो सभी फॉल्ट बताने पड़ेंगे। एक तो वर्ड आ जाएगा विच मटेरियल इंटरफेयर विद द यूज ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, वो केमिकल फेशियल। समझ आया? देन
अगर आप नहीं करते तो आप लायबल है। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, वो रिस्क जो मुझे पता थे मैंने डिस्क्लोज नहीं किए, ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस दोनों में लायबल हूं। ऐसे रिस्क जो मुझे पता ही नहीं थे वो सिर्फ मैं किस में लायबल हूं, नॉन ग्रेचुटस, बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू सप्लाई द गुड्स फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। केस स्टडीज, घोड़ा विशस था, विशस पागल है ना, बट ये बात बताई नहीं गई। घोड़ा मजे से दौड़ रहा है, बेली गिर गया, कौन लायबल है, बेलर बेली, बेलर। क्या नहीं बताया उसने, जो बात उसको पता थी, विशस। देन कैरेज हायर्ड, हायर्ड वर्ड बता रहे, किराए पर लिया गया, क्या था, बिल्कुल सही, नॉन ग्रेचुटस। दिस कैरेज वॉज अनसेफ, बेलर को पता था नहीं पता था, नॉट अवेयर। अब बताइए क्या लायबल है कि नहीं। वो जा रहे थे घोड़ा गाड़ी लेकर, बीच में से एक पेज खुल गया चक्के, वो बड़े वाले चक्के का, बस सारी फैमिली ऐसे साइड पे, क्लियर, क्या लायबल है, यस। केस लॉ, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाइन सन्स, यही वाला है, सेम, बोल्ट खुल गया, क्लियर। देन भाई साहब बम्ब दे दिया तुमने सामने वाले को, बताया है नहीं, ध्यान रखना, उसने गोडाउन में रख दिए, धूप पड़ी, बूम, किसकी गलती है, बेलर। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, 151 रुपए का शगुन, अच्छा माहौल। शगुन कब, अच्छा माहौल, कहता गुड्स की उतनी केयर करना, हाँ, जैसे तुम अपने वाली की करोगे। लिखने में अपने वाली कभी भी नहीं लिखना है। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट, ऑल मतलब ग्रेचुटस भी आ जाएगा, नॉन ग्रेचुटस भी आ जाएगा। बेलमेंट के सभी केसेस में बेली इज बाउंड टू टेक as much care of goods billed to him as a man of ordinary prudence will take off his own goods under the similar circumstances। बारिश है, मैं उनके लिए छाता खोल दूंगा, धूप है, मैं छाता खोल दूंगा, हाँ या ना, गर्मी लग रही है, मैं एसी ऑन कर दूंगा, यस और नो। टेक केयर ऑफ ऑन गुड्स अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस ऑफ सेम बल्क, क्वांटिटी एंड वैल्यू एज टू गुड्स बिल्ड। नेक्स्ट है 152, अगर तुमने 151 वाली केयर की है और अगर गुड्स को कोई नुकसान हो गया है, डन, उस केस में अगर नुकसान होते हुए तुम अपनी तरफ से बिल्कुल केयर कर रहे थे, तो सर बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लॉस किस पर शिफ्ट हो जाएगा, बेलर पर। पोजीशन किसके पास है, बेली के पास, लॉस किसका माना जाएगा, बेलर का। द बेली इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये खास बात थी। एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि मान लीजिए इसमें लॉकर की एग्जांपल आई थी, मैंने आपको ज्वेलरी दी, आप ज्वेलरी को घर पे अपनी ज्वेलरी के साथ रख लेते हो, तो क्या आप 151 वाली केयर कर रहे हैं, यस। कल को ज्वेलरी चोरी हो गई, क्या आपकी कोई गलती है, नो सर। अगला केस, मैंने आपको स्पेशली बोला था कि ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रख देना, लेकिन आपने नहीं रखी, आपने अपने लॉकर में रख दी, क्या यहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, यस। उस केस में क्या 151 वाली केयर चल पाएगी, नो। तो सर द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लायबल फॉर लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट, अगर उसने 151 वाली केयर की है। पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप चाहे तो 151 भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए केस स्टडीज, बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, नो। ज्वेलरी कहां रखी गई, घर पे, अलॉन्ग विद ऑन ज्वेलरी, ठीक। दंगे हो गए भाई साहब। अब बताइए क्या बेली लायबल है, जल्दी से, नो सर। कारण केयर की है, कौन से वाली, 151 अपने वाली के साथ ही तो रखे, हाँ या ना। थर्ड केस पे आओ, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, नो। तुम्हारी ज्वेलरी क्या है, बैंक लॉकर,
सॉरी, बेलर की ज्वेलरी कहाँ रखी तुमने? बैंक लॉकर। जबकि तुम अपनी कहाँ रख रहे हो? घर पे। क्या तुमने ढंग से केयर की? अरे यार और बढ़िया केयर की है। ढंग से क्यों? वैसे भी सामने वाले की गुड्स की केयर हम ज्यादा कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बैंक में ही चोरी होगी अब इसमें हमारी गलती नहीं है। नो, बिकॉज केयर टेकन एज पर 151। उसने बोला कहाँ रख देना? बैंक लॉकर में। लेकिन तुमने कहाँ पे रखी? घर पे। साथ में तुम्हारी ज्वेलरी भी है। क्या 151 की केयर है? हाँ या ना में बताना। 151 वाली केयर की? यस। रीजनेबल वाली तो की, लेकिन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को मिस कर दिया। क्या वो लायबल होएगा? यस, बेली इज लायबल। ये ना जब आएगा इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यहां सेक्शन 151 फेल्स। पेपर में तुम्हें उलझाने के लिए बोलेगा, बुलाती है, मगर जानेगा नहीं कि रीजनेबल केयर कर रहा था ये वो। भाई साहब क्या मिस कर गया वो? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। शांतिलाल और टेकचंद गुड जमा करवाई कहां पे? गोडाउन में। क्यों डैमेज होगी? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अपेक्षा नहीं थी, भारी फ्लड्स आ गए। क्या बेली लायबल है? जल्दी बोलो। नो सर, उसकी अपनी गुड्स भी कहां पड़ी हैं? गोडाउन में। नेक्स्ट आइए, ये जोड़ा था किसका? 51 और 52, 51 एंड 52। फिर किसका जोड़ा चलेगा? 53 और 54। अगर तुमने कुछ इनकंसिस्टेंट काम किया बेलमेंट की कंडीशंस के अगेंस्ट, फिर से अगर तुमने कुछ गलत काम किया, इनकंसिस्टेंट काम किया बेलमेंट की कंडीशंस के अगेंस्ट, तो क्या होएगा सर? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। मैंने आपको एक रेसिंग हॉर्स किराए पर दिया, एग्जाम्पल याद है? रेसिंग हॉर्स भाई साहब 10 लाख रुपए का खरीद कर लाया था मैं। तुम लोग उसके कानों पे लटक रहे हो, उसकी पूंछ से खेल रहे हो, उसके ऊपर ड्राइंग्स बना रहे हो। कौन सी यूज है? इनकंसिस्टेंट। कैन आई कैंसिल द बेलमेंट? यस सर। हॉर्स गिवन फॉर ऑन राइडिंग, लेकिन तुम कैरेज के लिए यूज कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब बताओ, घोड़ा बेचारा बहुत ही डिसेंट फैमिली से था, प्यार से रखा जाता था। हाय हॉर्स, हाउ आर यू, मॉर्निंग में पूछा जाता था। तुम्हारी शुरुआत घोड़े के साथ हो रही है, गालियों से। खाने पीने में जो तुम चाट वाट खा रहे हो वही घोड़े को खिला रहे हो। जैसे तुम गधेड़े काम कर रहे हो वही गधेड़े से करवा रहे हो। इस केस में तुमने अनऑथराइज्ड यूज किया, यस, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, यस। लेकिन उसके कारण क्या गुड्स को कोई नुकसान हो सकता है? यस। घोड़े को मेंटल इंजरी होगी कि कहां भेज दिया मेरे को। लाइबल टू कंपनसेट। कौन करेगा कंपनसेट? बेली। किसको? बेलर को। कंपनसेशन का कारण अनऑथराइज्ड यूज, एंड दैट डैमेज कैन हैपन आइदर ड्यूरिंग द यूज और आफ्टर यूज। ड्यूरिंग द यूज मतलब घोड़े पर 6 लोग चढ़ गए, 2 कान पकड़ के लटक रहे, 1 पूंछ पे, 3 पीठ पे बैठे, भाई साहब घोड़े की टांग टूट गई। ड्यूरिंग द यूज तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जंगली, वो वापस आने के बाद सदमे में है। आफ्टर सच यूज, अगर बेली ने गुड्स को बेलमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज ना किया तो उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी फ्रॉम सच यूज और ड्यूरिंग सच यूज। अब आइए, अपनी राइडिंग, ऑन राइडिंग सिर्फ तुम राइड करना, किसी और को मत देना। कजन आया सर ले गया, मेंबर को दे दिया, बेली इज लायबल। वो कजन घोड़ा लेके गया, मोड़ आया, घोड़ा छोड़ आया, कौन लायबल है? बेली। नेक्स्ट आइए, कलकत्ता में घोड़ा किराए पर लिया, बनारस जाने के लिए ड्यू केयर के साथ चला रहे, लेकिन किधर को मुंह कर दिया? कटक। घोड़ा बुरा मान गया, एक्सीडेंट कर दिया उसने, कौन लायबल है?
बेली लायबल है कि नहीं है? देखो कंडीशन क्या थी, तुम कहाँ लेके जाओगे? बनारस। तुम किधर को ले गए? कटक। सर ये साथ साथ हो तो 100 बार बता चुका हूं, तुमने वहां पे मैपिंग नहीं करनी है, मान के चलना एक अलग लोकेशन है दूसरी अलग है। पर्पस चेंज किया, क्या बेलमैन की कंडीशंस को तोड़ा? यस। जहां बोल के गए थे वहां लेकर नहीं गए। चलिए डाउट्स इसके बाद। नेक्स्ट, तो ये भी ड्यू केयर को मैं क्या कर दूंगा? इग्नोर। बुलाती है मगर जाने का नहीं, तुमने कंडीशंस ही तोड़ दी, तब मैं नुकसान भरपाई करवाऊंगा ही करवाऊंगा। नेक्स्ट आइए, मिक्सचर। कौन गुड्स को मिक्स कर रहा है? बेली गुड्स को मिक्स कर रहा है। किसकी गुड्स को? बेलर की गुड्स को। किसके साथ मिक्स कर रहा है? अपनी गुड्स के साथ। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बेस्ड है, अगर तो बेली ने गुड्स मिक्स करते हुए बेलर से अथॉरिटी ले ली थी, मैंने आपको फोन किया, सर मैं आपकी गुड्स को, आपका 40 किलो राइस पड़ा है, 60 किलो राइस मेरे पास भी पड़ा है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं अपने राइस वाली जगह पे रखवा लूं, हो सकता है मिक्स हो जाए। तुमने बोला कोई बात नहीं, क्वालिटी सेम है, मैंने बोला यस। तो कौन सी मिक्सिंग है ये? ऑथराइज्ड। कल को वो 100 किलो राइस पड़ा है, उसमें मेरा कितना है? 60, आपका कितना है? 40। वी बोथ विल हैव अवर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, अगली मिक्सिंग आती है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मिक्सिंग जब होती है, या तो गुड्स हैं सेपरेबल। अब ये जो राइस था ये बोरियों में पैक था, आपकी वाली बोरियों पे ए मार्क था, मेरे वाली बोरियों पे बी मार्क था। क्या गुड्स सेपरेबल है कि नहीं है? यस। कौन सी मिक्सिंग है ये? ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड? अनऑथराइज्ड की बातें कर रहे हैं हम, ऑथराइज्ड वाली खत्म कर चुके हैं। ऑथराइज्ड वाली किस में खत्म हो गई? 155। अब आएगा 6 और 7। क्या हुआ 6 में? क्या हुआ? बिना बेलर से पूछे मिक्स कर दिया, लेकिन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अभी मैंने रीड नहीं करवाया, आई विल। बिना बेलर से पूछे गुड्स को मिक्स कर दिया एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इस केस में आपने, बेली ने बिना पूछे गुड्स को मिक्स किया है, तो बेलर जब बोलेगा आपको गुड्स सेपरेट करवानी पड़ेंगी। सेपरेट करवाने पर जो खर्चा होगा कौन बियर करेगा? बेली। और उसके कारण अगर कुछ इंसिडेंटल डैमेजेस हो जाती हैं, मजदूर ने बोरी फेंकी, दूसरा मजदूर ऐसे कर, मैं तो नहीं पकड़ रहा, हमारी तो लड़ाई है, भाई सब बोरी सारी फैल। अब बताइए क्या उस नुकसान की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी? बेली के सिर पे आएगी, बेली के सिर। क्लियर? नेक्स्ट आया, सर चावल खुले थे, उसने मिक्स कर दिए। इस केस में नाउ कैन द गुड्स बी सेपरेटेड और कैन नॉट बी? कैन नॉट बी। अभी भी काम अनऑथराइज्ड का ही चल रहा है। तो इस मिक्सिंग के कारण भाई बेलर की गुड्स की तो आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। अगर उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, उसकी गुड्स का लॉस हो गया, वो ये लॉस किससे रिकवर करेगा? किससे? बेली से। इस बार बेली को गुड्स का ही पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? इन तीनों को फटाफट रीड करते हैं। बेलर्स कंसेंट, मिक्स कर रहे गुड्स बेली अपनी गुड्स के साथ। अगर वो ऐसा करता है, यहां तक तो सेम ही है जो सेक्शन बोल रहे हैं। इफ बेली मिक्सेस बेलर्स गुड्स विद हिज कंसेंट विद हिज ऑन गुड्स, बेलर और बेली का इंटरेस्ट होगा एज पर देयर शेयर इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस। जो भी मिक्सचर बन के आएगा उसमें इन दोनों का रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट हो जाएगा। देन आइए फिर से, इफ द बेली मिक्स बेलर गुड विद हिज ऑन गुड विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर्स एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड। यहां तक तो सिंपल है, सेम यही वाला है। देन द प्रॉपर्टी रिमेन इन द पार्टीज, जिसकी गुड्स हैं उसी की रहेंगी, लेकिन बेली की जिम्मेवारी बन जाएगी किस बात की? उनको सेपरेट करने की, उनको डिवाइड करने की। और अगर उनसे कोई डैमेज अराइज हुआ, वो भी कौन बियर करेगा? बेली। 100 कॉटन बेल्स विद पर्टिकुलर मार्क,
मिक्स्ड बाय बेली विद हिज ऑन बेल्स ऑफ डिफरेंट मार्क। इतना ही बताएगा पेपर में कि दोनों पे अलग अलग मार्किंग है। अगर मिक्सिंग हो चुकी है तो क्या उन बेल्स को, गठड़ियों को अलग अलग किया जा सकता है? यस सर, लेकिन सेपरेशन एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे और अगर कोई डैमेज आई तो वो बियर करनी पड़ेगी। अब आइए, बेली मिक्सेस विद हिज ऑन गुड्स विदाउट कंसेंट, इम्पॉसिबल टू सेपरेट। यहां तक तो जो ऊपर है वही आ गया। एंड डिलीवर देम बैक, अब उनको अलग करके मैं वापस डिलीवर नहीं कर सकता, तो बेलर सर क्या क्लेम करेगा? लॉस ऑफ गुड्स। समझ आया? देन केप फ्लोर मिक्स्ड विद द कंट्री फ्लोर। फ्लोर फर्श मत समझ लेना, लानती हो, OUR आटेप की तरफ इशारा कर रहा है। केप फ्लोर, कंट्री फ्लोर, दो क्वालिटीज हैं, फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। दो आटों को मिक्स करें, क्या अलग किया जा सकता है? नो सर। कोई लानती गूगल पे सर्च करके फ्लोर सेपरेशन मशीन, yes, due to new technology by China this can be separated, separation expenses shall be borne। ऊपर मत कवर कर देना, क्लियर? वो थोड़ा सा हिंट देगा, उसको ऐसा ही मान लेना। नेक्स्ट आइए, खर्चे, खर्चों की जिम्मेवारी। अब दो तरह की बेलमेंट, एक तो ग्रेचुटस, एक नॉन ग्रेचुटस। भाई साहब, आपने अपने दोस्त को बाइक दे दिया, उसके बाद क्या पेट्रोल भी तुम ही डलवा के दोगे? कल को उनकी रिपेयर करवानी पड़ी कोई दिक्कत के कारण, क्या वो भी तुम ही करवा के दोगे? नो सर, वो यूज कर रहे 6 महीने हो गए, रूटीन की रिपेयर कौन करवाएगा? तुम्हारा दोस्त। तो अगर तो ग्रेचुटस बेलमेंट है, कौन सी बेलमेंट है? ग्रेचुटस। बेली सारे खर्चे रिकवर कर सकता है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें जो केस लिया गया वो बाइक वाला नहीं लिया गया, इसमें लिया गया तुमने अपना डॉगी दिया, किसको? अपने दोस्त को केयर करने के लिए। अब डॉगी पेडिग्री खा गया, रूटीन के खर्चे कौन खर्चा बियर करेगा? बेलर की बेली? बेली के बेलर। फिर से सोच लो, तुमने अपने दोस्त को, देखो इसमें एग्जाम्पल के बेस पे है सारा कुछ, तुमने अपने दोस्त को डॉगी दिया, बेलर कौन है? तुम लोग। तुम्हारा दोस्त क्या है? बेली। उसने तुम्हारे कहने पर डॉगी की केयर शुरू कर दी। अब डॉग पेडिग्री खा रहा है, ये बताओ पहले तो पेडिग्री खाना, उसका खाना खाना वगैरह नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस है? नॉर्मल। ये पेडिग्री का खर्चा किसके सिर पर पड़ना चाहिए? तुम दोस्तों अब सोच के बताना। बेलर के सिर पे, बेली के सिर पे? बेलर के सिर पे। एक बात समझो यार, हम डॉगी की केयर भी करें हैं, उसका खर्चा भी करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज हाँ या ना? यस सर। तो सर बेली रिकवर कर सकता है सारे खर्चे। अच्छा आगे, डॉगी किसी की याद में बीमार हो गया, अब डॉगी का इलाज चल रहा है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है उसके। अब बताओ उसकी दवाइयों का खर्चा नॉर्मल है एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। वो खर्चा भी कौन पे करता है? बेली। रिकवर किससे करेगा? बेलर से। समझ आया हाँ या ना? तो इसमें आप डॉगी वाली एग्जांपल को, डॉगी गिवन टू फ्रेंड, इसी एग्जांपल को बेस मानकर याद रखिएगा। देन आया मेरे पास नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुटस में, इसमें जो हमने एग्जांपल ली थी दैट वाज गोवा में आपने एक्टिवा हायर किया या मनाली में आपने बाइक हायर किया। एक्टिवा किराए पर लिया आपने गोवा में। अब बताइए, जब आपने एक्टिवा किराए पर लिया, उसके रूटीन के खर्चे, पेट्रोल, ये वो खर्चे कौन बियर करेगा? बेली और बेलर? बेली। जो किराए पर लेकर गया, तुम किराए पर लेकर गए तो तुम बेली हो। कल को एक्टिवा के इंजन में कोई बड़ा फॉल्ट है, वो कौन ठीक करवा के देगा? बेलर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली रिकवर कर सकता है। नॉन ग्रेचुटस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ग्रेचुटस में ऑल। ऑल का मतलब
ऑल का मतलब, हाँ हाँ शाबाश, कौन कौन से? ऑर्डिनरी भी आ जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ जाएंगे। डन। तो यहां पे आया गुड्स आर केप्ट और कैरिड, और अगर उनके ऊपर कोई काम किया गया है तो ग्रेचुटस में ये कहानी, नॉन ग्रेचुटस में ये कहानी। ये क्वांटम मेरिट का एक सूट लगता है, आज तक आईसीएआई ने पूछा नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में अगर पूछता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। हमारा बेलमैन का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने गोवा में एक्टिवा किराए पर लिया, बेलमैन का कॉन्ट्रैक्ट है, यस। आप गुड्स को यूज कर रहे हैं, यूज करते हुए गुड्स का कोई नुकसान हो गया बिना दोनों में से किसी की गलती के, क्या जब तक आपने गुड्स को यूज किया तब तक का किराया देना पड़ेगा? यस। कौन सा केस होता था ये? क्वांटम मेरिट। तो उसको दिमाग में रख के पढ़िएगा। अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गए या चोरी हो गए जिसमें बेली की कोई गलती नहीं है, इसमें जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो एग्जांपल ले लीजिए। बिस्किट दिया आपने और किस में कन्वर्ट करवाना है? ज्वेलरी में। क्या दिया है आपने? गोल्ड। बिस्किट किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो? ज्वेलरी में। अगर चोरी हो गई, किसकी चोरी हुई? बिस्किट की। या फिर उसने बिस्किट से ज्वेलरी बना दी थी, कुछ पार्ट अभी बाकी है, बनाया नहीं है, तो जितना वो काम कर चुका है उसको उतने की पेमेंट मिलेगी। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट आइए, टैक्सी हायर की नोएडा से गुड़गांव जाने के लिए, मेजर डिफेक्ट आ गया इंजन में, बताइए। पहले तो जो हायर की, कौन सी बेलमेंट? नॉन ग्रेचुटस। मेजर डिफेक्ट, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किसकी जिम्मेवारी? बेलर की, बेली की? बेलर। सच एक्सपेंसेस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेली रिकवर कर सकता है। डन। आवाज यस। देन आइए रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुटसली। कई बार ग्रेचुटसली गुड्स ट्रांसफर की गई, बेलमेंट की गई, आपने अपने दोस्त को बाइक यूज करने के लिए दे दिया 2 महीने के लिए, उसने बाइक धुलवाया, सर्विस करवाई, जैसे ही तुम्हें पता लगा तुम चुपचाप उसके घर पहुंच गए और उससे बाइक रिकवर कर लिया। तो अगर ग्रेचुटस बेलमेंट 159 में आया, रिटर्न ये रिस्टोरेशन, इसमें बोला कि कभी भी बेलमेंट टर्मिनेट की जा सकती है। कौन से वाली? लेकिन सिर्फ ग्रेचुटस। नॉन ग्रेचुटस में तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको 10 दिन के लिए एक्टिवा किराए पर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का है? 10 दिन का। अब मैं 10 दिन से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेचुटस बेलमेंट की, मैंने आपको 10 दिन के लिए एक्टिवा यूज करने के लिए दिया, या पुरानी एग्जांपल 2 महीने के लिए बाइक यूज करने के लिए दिया, क्या उसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है? आंसर इज यस। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार जो बेली होता है उन गुड्स पे कुछ खर्चा कर देता है और उसको इतना भी बेनिफिट नहीं हुआ होता जितना उसका खर्चा हो जाता है। तो लॉ कहता आप बेलमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप टर्मिनेट कर लीजिए, चाहे आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई थी, लेकिन ये बात उसने किसके लिए की? सिर्फ और सिर्फ ग्रेचुटस बेलमेंट के बारे में। बट द बेलर शेल, अगर आपने टर्मिनेट की तो बेलर को क्या करना पड़ेगा? बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा। फैंसी सी वर्डिंग है, फॉर एक्सेस ऑफ लॉस ओवर बेनिफिट। जितना उसका लॉस हुआ उसकी भरपाई कर दीजिए, ओवर एंड अबव हिज बेनिफिट इफ एनी, अगर कोई है तो। बिकॉज बेली ने गुड फेथ पे एक्ट किया था कि मैं तो इतने पीरियड के लिए इस बेलमेंट को होल्ड कर रहा हूं। थैंक यू। बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, ये दोनों तो हमने 148 से ही उठाए बेलमेंट की डेफिनेशन से। बेलमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी? गुड शैल बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। या तो रिटर्न कर दो या अदरवाइज क्या कर दो? डिस्पोज। कब? व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। वो पर्पस अगर मैंने गुड सेफ कस्टडी के लिए दी कि 1 हफ्ता आप रखिए उसके बाद मुझे दे जाना, तो समय खत्म हो चुका है या मेरा पर्पस पूरा हो चुका है, तो गुड्स वापस कर देनी चाहिए। गुड्स वापस करना किसकी ड्यूटी है? बेलर और बेली।
शाबाश। बेलर कौन था? जिसने गुड्स मेरे लाल दी हैं। बेली कौन है? जो गुड्स रख के बैठे हैं। तो किसकी ड्यूटी बनती है? बेली की। तो यहां पे बोला बेली को गुड्स को डिलीवर कर देना चाहिए बिना डिमांड के। इसमें यह बात खास है, स्टार मार्क। पेपर में जब केस स्टडी आती है तो वो बोलता है कि उसने डिमांड नहीं की थी। डिमांड करनी जरूरी नहीं है। ड्यूटी किसकी है गुड्स रिटर्न करने की? फिर से बेली की। किसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग गुड्स वापस करेगा? बेलर की। जैसे ही बेलमेंट एक्सपायर होगी या पर्पस क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश। अब देखो हमने समरी में लिख रखा है लिंक सेक्शन 165। 165 किस बारे में था सर? वो जॉइंट ऑनर्स की बात करता है। जब मैंने गुड्स वापस करनी है, अगर गुड्स के ऑनर जॉइंट हैं, मैं आज कोई बाइक यूज करने को लिए लेके आया और जिसको मैंने वापस करनी है दे आर जॉइंट ऑनर्स। लाइक उस दुकान पर ए भी बैठा होता है, बी भी, सी भी एंड सो ऑन। तो जॉइंट ऑनर्स को अगर गुड्स वापस करनी है तो सर मैं उनमें से किसको करूं? बड़ा सिंपल सा रूल है। किसको करने की जरूरत है? जिसको आपका मन चाहे। द गुड्स मे बी रिटर्न टू एनी जॉइंट honor and return to even a single joint honor will be taken as return to all the joint owners. तो अगर बहुत सारे joint owners हैं जिन्होंने गुड्स बेल की हैं, you can deliver them back to और as per their directions। अगर उन्होंने डायरेक्शन दी तो उसके अकॉर्डिंग किसको? any joint owner but with the consent of all unless otherwise agreed। इसका क्या मतलब होता है? कई बार joint owners बोल दे मान लो कि नहीं सर सी को गुड्स मत देना, ए और बी ने मना किया हुआ है, तो उस केस में सी को गुड्स नहीं देनी है, ए और बी में से किसी को भी दे सकते हो। या फिर ऐसा बोला गया है सिर्फ और सिर्फ ए को ही गुड्स देना, उस केस में मैं किसको वापस करूंगा? सिर्फ और सिर्फ ए को। नेक्स्ट आइए, बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी 161 व्हेन गुड्स नॉट ड्यूली रिटर्न। अगर आप ध्यान दें फिर से 150 अकेला सेक्शन था, 51 केयर की बात कर रहा है, 52 ने बोला लॉस जो होएगा, कपल आ गया, 53 ने बोला इनकंसिस्टेंट यूज हुई तो उसके कारण जो डैमेजेस हुई वो पे कर दो। इसके बाद सर 55, 56, 57 कैसे चले थे? तीन मिलकर मिक्सचर के बारे में ही बातें करते थे। देन 58 खर्चों की बात करता था, 59 ने रिस्टोरेशन की बात कर दी थी। कहीं ना कहीं ये भी जो फालतू के एक्सपेंसेस है उनकी ही बात कर रहा था। अब 60 में बताया गया किसकी ड्यूटी है गुड्स वापस करने की? बेली की। 61 ने साथ ही बताया अगर बेटा तूने गुड्स समय पर वापस नहीं की तो क्या होएगा? ये हमारा 150 और 51 से करता है लिंक। ध्यान से सुनना, 50 बोलता था क्या? फॉल्ट को डिस्क्लोज कर देना, राइट। 51, 52 ने क्या बोला? ड्यू केयर करना, राइट। 52 ने क्या बोला? ड्यू केयर नहीं की तो मैं क्या क्लेम करवा लूंगा तुमसे? डैमेजेस। इसके बाद जब सर बारी आई यहां पर 61 की, कहता भाई साहब आपने गुड्स वापस करनी थी। कब वापस करनी थी? दो बातें, व्हेन द टाइम हैज एक्सपायर्ड और व्हेन द पर्पस हैज अकम्प्लिश्ड। सर मैंने नहीं वापस करी। अगर बेटा डिफॉल्ट हुआ बेली की तरफ से गुड्स वापस करने में, उसने समय पर ना डिलीवर की, ना रिटर्न की, ना टेंडर की। टेंडर का मतलब ऑफर नहीं की समय पर। टेंडर में और रिटर्न करने में क्या फर्क रहता है? मैंने आपको गुड्स वापस करनी थी, मैंने वापस कर दी। टेंडर का मतलब क्या है? मैंने आपको वापस करने के लिए ऑफर किया, लेकिन आपने बोला सर आज हम अवेलेबल नहीं है, आप गुड्स लेके कल आना। तो मैंने अपनी तरफ से समय पर टेंडर कर दिया, बट आपने मुझे जवाब नहीं दिया। प्रैक्टिकली गुड्स किसके पास हैं? बेली के पास। तो टेंडर का मतलब क्या है? गुड्स ऑफर्ड बाय बेली बट रिजेक्टेड बाय बेलर। बेलर ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो बेली की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। यस। तो इस केस में अगर ऐसा हुआ, खास बात पता है क्या आती है यहां पर?
ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियरेशन फ्रॉम दैट टाइम इवन फॉर अनअवॉइडेबल लॉस। सर आपने 51, 52 क्यों याद करवाया इनके साथ? होता क्या है, आप एक हफ्ते के लिए गुड्स लेकर गए सर, इन 7 डेज में ए ने बी को गुड्स दिए हैं, ही इज माई बेलर, ही इज माई बेली। इस दौरान इसकी ड्यूटी है कि ये क्या करेगा, 151 वाली केयर। अगर ये केयर कर रहा है और क्या हो गई कोई डैमेजेस, हाँ जी, ये डैमेजेस अगर यहां पर हुई है कौन बियर करेगा? ए। सही है, याद आया। दिक्कत क्या आती है, अगर इसने गुड्स को ड्यू टाइम के बाद रख लिया तो यहां पे आके कोई डैमेजेस हुई हैं और ये 151 वाली केयर भी कर रहा था, स्टिल ये डैमेजेस इस बार ए बियर नहीं करेगा। डैमेजेस का पर्चा किसके सिर पे फटेगा? बी के सिर पे। फर्क समझ आया? टाइम में, गुड्स की रिटर्न के डिफॉल्ट में और डैमेजेस के बर्डन के शिफ्ट होने में। अगर तो विद इन द पीरियड ऑफ बेलमेंट डैमेज हो रही है, केयर हो रही है, कौन बियर करेगा? बेलर। पीरियड खत्म होने के बाद डैमेजेस हो रही हैं तो कौन बियर करेगा? बेली। इसमें खास बात जो रहती है, इवन फॉर अनअवॉइडेबल रीजन। व्हाट इज अनअवॉइडेबल रीजन? सर बाढ़ आई, भूकंप आया, गुड्स गई, किसका लॉस है? बेली का। क्लियर? तो यहां पर सेक्शन 151 जो केयर की बात करता है वो अप्लाई नहीं होगा, दिमाग में लेकर मत आना। वो कब लगता है? 151 अप्लाइज कब अप्लाई होता है? अप्लाइज ओनली ड्यूरिंग, हाँ जी, ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ बेलमेंट। सिर्फ बेलमेंट के समय पर लगेगा, उसके अलावा वो नहीं लगेगा। बेली ना बुक्स वापस करने में चूक गया, फेल्स टू रिटर्न इवन आफ्टर रिमाइंडर। बेलर ने याद भी करवाया, बुक्स वापस कर जा। भाई सब इतने में आग लग गई, हाँ जी, कौन लायबल है? आग लग गई, बेली ने नहीं लगाई, अनअवॉइडेबल रीजन है। लायबल कौन रहेगा? बेलर और बेली। बेली सर। नेक्स्ट आइए, सेक्शन नंबर 162, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बड़ा इग्नोर्ड सा सेक्शन है, ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ग्रेचुटस बेलमेंट और डेथ, इनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप एक्टिवा किराए पर लेकर आए घूमने के लिए, किस पर लेकर आए? किराए पर। उधर से सामने वाले की डेथ होगी जिससे किराए पर लेकर आए, बेलर की। क्या आप एक्टिवा वापस करेंगे या घूमते रहेंगे? आपने हफ्ते का किराया दिया है, मेक इट सिंपल, हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद वापस कर देंगे। नेक्स्ट आया ग्रेचुटस बेलमेंट, जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं है। उस केस में अगर बेलमेंट हुई है तो क्या वो डेथ से खत्म हो जाएगी? लॉ ने लिखा यस। अ ग्रेचुटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुटस नहीं टर्मिनेट होएगी, नॉन ग्रेचुटस वाली विल कंटिन्यू, ये चलती रहेगी। द ग्रेचुटस बेलमेंट विल बी टर्मिनेटेड बाय डेथ, चाहे वो बेलर की हो चाहे वो बेली की हो, किसी की भी डेथ हुई, बेलमेंट एक्सपायर। नेक्स्ट आइए, एक्रीशन टू गुड्स। इसके लिए हम वर्ड बोलते थे एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता था? बेलमेंट के पीरियड के दौरान अगर गुड्स की वैल्यू में कुछ बढ़त हुई है या गुड्स में कुछ इंक्रीज आया है, दो ही एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर तो घोड़ा दिया गया, मतलब तुमने घोड़ी दी थी यूज करने के लिए, इन बिटवीन उसको काफ हो गया, सॉरी नॉट मेयर, उसका जो बच्चा है, या काऊ थी उसका काफ हो गया। क्लियर? मतलब जानवर दिया था उसका एक साथ में एक बच्चा आ गया। बच्चा किसका है? बेलर का, बेली का? बेलर का माना जाएगा। बच्चे पर किसका अधिकार माना जाएगा? बेलर। दूसरी एग्जांपल इसमें थी शेयर्स की। आपने शेयर्स गिरवी रखे 10,000 शेयर्स, उधर कंपनी ने उन पर 5,000 शेयर्स का बोनस डिक्लेयर कर दिया। टोटल शेयर कितने हो गए अब बेली के पास? 15,000। वापस कितने करेगा? 10 या 15? 15। तो अगर बेलमेंट के पीरियड के दौरान गुड्स में कुछ एक्रीशन हुआ है, वो एक्रीशन किसको बिलोंग करता है? बेलर को, ना कि बेली को। बेली इज बाउंड टू डिलीवर
इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, काउ और काफ, शेयर्स एंड बोनस शेयर। उसके बाद आया 164। ये किस बारे में बात करते हैं? बेलर की जिम्मेवारी बेली की तरफ। बेलर की जिम्मेवारी किसकी तरफ? बेली की तरफ। क्या जिम्मेवारी है? अगर सर बेली का कोई नुकसान हुआ, जिसका कारण क्या है? पहला केस डिफेक्टिव टाइटल। किसका टाइटल डिफेक्टिव था? जल्दी बोलिए। ऑब्वियसली बेलर के पास बेलमेंट करने का कोई अधिकार नहीं था। किसी का बाइक खड़ा था, चाबी लगी हुई थी, तुमने चुपचाप अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई नई बाइक लिया, राइड लेके आई हो। वो राइड लेके मजे से आ रहा है, बंदा वेट कर रहा है, मेरा बाइक कहाँ गया? तुम्हारा दोस्त मजे से आ रहा है और उसको पीट दिया गया बेटा। कारण तुम्हारे पास बेलमेंट का अधिकार नहीं था, डिफेक्टिव टाइटल। इस केस में अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो वो कौन बियर करेगा? बेलर। बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिसीव बैड गुड्स। ये ऑपोजिट ऑफ किसका? बताइए कौन सा सेक्शन? ये रहा मेरे लाल, अभी तो किया 161। वहां पे क्या कह रहा था? देख ही लो मेरे लाल, फिर गिरते फिरोगे यार। कि अगर तुमने समय पर गुड्स वापस ना की तो मैं क्या मानूंगा? जितना लॉस हो रहा है उसके बाद वो किसको बिलोंग करता है? बेली को। वो बोल रहे ठीक है 161 में मैं लॉस भर के आया था ना, इस बार तू आ जा आगे। अगर तूने समय पर गुड्स रिसीव ना की, ड्यूटी है, ड्यूटी क्या? रिसीव बैक द गुड्स। अगर तूने समय पर गुड्स रिसीव ना की, अब बताइए बेली को क्या काम करना पड़ेगा? गुड्स को संभालने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर, गुड्स के ऊपर उसके अलावा हो सकता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या करने पड़ जाएं? इंकर। लेकिन बेलमेंट क्या हो चुकी है? एक्सपायर। सर बेलमेंट में भी तो खर्चे होते थे, वो सेक्शन करता था बात खर्चे मिलेंगे ग्रेचुटस में सारे, नॉन ग्रेचुटस में सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब बेलमेंट चल रही है, अब तो बेलमेंट क्या हो चुकी है? खत्म। खत्म होने के बाद बेली गुड्स को रख रहा है, उनके प्रेजर्वेशन के जो खर्चे दे रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर कर रहा है। सेक्शन 164 क्या करवाएगा उनको? रीएम्बर्स। अगर बेलर ने समय पर गुड्स ना ली, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू गुड्स, और उसको खर्चे वापस करने पड़ेंगे। कौन कौन से? जो प्रेजर्वेशन वगैरह के लिए किए गए। केस स्टडी पढ़ी। कार डिलीवर की गई सेफ कस्टडी के लिए, कितने दिन के लिए? 5 दिन। लेकिन बेलर उनको 1 महीने तक वापस लेने नहीं आया। बेली खर्चे जो भी उसने प्रेजर्वेशन के लिए दिए वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आइए, बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट द टाइटल। ये क्या बात कर रहे हैं? ऊपर आपने पढ़ा ये सर, अगर टाइटल क्या था? डिफेक्टिव। बेली का लॉस हुआ तो वो किससे रिकवर कर लेगा? बेलर से। सही है। लेकिन यहां पे कह रहा है अगर बेलर के पास टाइटल ही नहीं था, बेली के पास कौन आता है? ट्रू ऑनर। तो बेली क्या कर सकता होता है? मैं इसमें 2 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये 66 और 67 ये जोड़े में है, 64 भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। बेली के पास ट्रू ऑनर आता है और कहता है भाई सब गुड्स मेरी हैं। बेली ने गुड फेथ में, ध्यान से सुनना, किसमें? गुड फेथ में अगर गुड्स किसको वापस कर दी? ट्रू ऑनर को, तो बेलर को वो लायबल नहीं है। दूसरा केस, सर बेली को समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा? बेलर को वैसे गुड्स वापस करनी होती है, आपने पढ़ा ऊपर कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली। 161 ने बताया ना समय पर गुड्स वापस कर देना। लेकिन यार मुझे लग रहा है टाइटल में कुछ डिफेक्ट है, तो मैं डायरेक्टली किसको अप्लाई कर सकता हूं? कोर्ट को।
किस चीज के लिए? कि आप टाइटल डिसाइड कर दीजिए। तो पढ़िएगा, बेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। अगर बेलर के पास टाइटल नहीं है, बेली ने गुड फेथ में डिलीवर कर दी है, किसको? ट्रू ऑनर को। यहां पर दिक्कत आती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम पढ़ते थे, हम ट्रू ऑनर की बात करते थे। यहां जब आता है, आराम से सुनना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपके पास ना एक कंडीशन आती थी, कहीं ना कहीं बच्चा लिंक करता है, कंडीशन टू टाइटल। सुनते रहिएगा आराम से। ये रहा सेलर, ये रहा बायर, सेलर और बायर। ट्रू ऑनर आया, ट्रू ऑनर क्लेम करता है भाई साहब ये गुड्स किसकी हैं? मेरी हैं। बायर गुड्स ट्रू ऑनर को दे देता है और सेलर से क्या क्लेम कर लेता है? प्राइस ऑफ गुड्स। अब आते हैं बेलमेंट। ये कौन है इधर? बेलर। ये कौन है इधर? बेली। यहां रूल को अलग किया गया। ट्रू ऑनर आया, बेली ने चुपचाप गुड्स किसको दे दी? बेलर को। ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है? गुड फेथ। उसको लगा ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो उसने अगर गुड फेथ में बेलर को गुड्स वापस कर दी, कल को ट्रू ऑनर स्यू करता है किसको? बेली को। किस बारे में? कि भाई साहब आपने गुड्स वापस कर दी, आपने मेरी गुड्स के पोजेशन को गलत ट्रांसफर की है, जबकि ये इसकी क्या थी? ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। तो अगर ट्रू ऑनर केस फाइल करता भी है तो लॉ बेली को प्रोटेक्शन दे रहा है कि इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। अगर इसको लग रहा है गुड्स किसकी हैं? बेलर की, तो ये यहां वापस कर देता है। लेकिन अगर इसको डाउट आता है तो ये क्या कर सकता है? वापस करने की जगह गुड्स कहां जा सकता है? कोर्ट में। कि कृपया, यहां बहुत झगड़ा है, ये भी जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है सही लग रहे हैं, ये भी जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है सही लग रहे हैं, कृपया आप टाइटल डिसाइड कर दीजिए। यहां इसका जो क्लेम है 166 के अंडर प्रोटेक्शन मिल जाती है बेली को। यहां कोर्ट में जाने के लिए कौन सा सेक्शन चल रहा है? 167। तो जो आपने सेल में पढ़ रखा है वो यहां पे लिंक नहीं करेंगे। ये जनरली गुड्स ट्रू ऑनर को वापस कर सकता है, नहीं कर सकता? नो सर। अब आइए, इफ बेलर के पास टाइटल नहीं है, बेली गुड फेथ में डिलीवर बैक कर देता है किसको? बेलर को, या एज पर हिज डायरेक्शन। बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ऑनर। तो 166 क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन टू बेली। इट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू बेली। किससे? फ्रॉम ऑनर। कि ऑनर कल को अगर केस फाइल कर दे कि आपने मेरी गुड्स का दुरुपयोग किया है। नेक्स्ट है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट। अगर बेलर के अलावा कोई और बंदा गुड्स के ऊपर क्लेम करता है, बेली कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि गुड्स की डिलीवरी रोक दीजिए और आप गुड्स का टाइटल डिसाइड कर दीजिए। ऑल्सो बेली के पास कोई अधिकार नहीं है टू एलीग दैट बेलर हैड नो अथॉरिटी टू बेल। वो बेलर के बिहाफ पे ही गुड्स होल्ड करेगा और बेलर के टाइटल को डिनाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बेलर के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता। शैल नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ बेलर। मतलब बेली चाके भी किसका साथ नहीं दे सकता? ट्रू ऑनर। शक आ रहा है तो कहां जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट। उसको गुड्स वापस नहीं करेगा। ये ना दिक्कत आती है, जितना मर्जी याद रख ले। 166 में छोटी सी डायग्राम चाहे बना लीजिए। बेली बेलर को गुड्स दे सकता है, ट्रू ऑनर को दे नहीं सकता। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट से हमारे पास नोट कर लीजिए, आइए राइट टू अप्लाई टू कोर्ट। तो वो कोर्ट में जा सकता है, ट्रू ऑनर को वापस नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास फाइंडर ऑफ गुड्स। बहुत आसान था, आई होप याद है। अगर आपको कोई गुड्स मिली है, पहले फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब सेक्शन 71 ने बताया था। गुड्स कौन सी मिली? किसी और की। कौन सी वाली? जो गुम हुई थी। इफ अ पर्सन फाइंड्स अ गुड्स बिलोंगिंग टू
another and takes them into his custody. उसको हम बोलते थे फाइंडर ऑफ गुड्स. उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेम एज बेली. तो आपने पढ़ा ऑनर को ढूंढेगा, केयर करेगा, 151 वाली मिक्सिंग नहीं करेगा, 153 अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा. ठीक, ये सारी चीजें, ये हमारा सेक्शन 71 आ गया. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? क्वासी. क्वासी क्यों है? क्योंकि एक ऐसा पर्सन जिसको आप जानते ही नहीं है, जिसकी गुड्स गुम हुई हैं, आप उसकी गुड्स की प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो आपके और उसके बीच कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ड्यूटी इंपोज कर दी किसने? लॉ ने. क्या कहेंगे इसको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये एमसीक्यू के लिए? अनजस्ट एनरिचमेंट. वन शुड नॉट गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. किसी और की गुड्स गुम हुई है और तुम उनको उनके अपने कब्जे में लेकर बोल रहे हो कि ये तो मेरे वाली है. नेक्स्ट सही. क्या क्या राइट्स थे? बहुत आसान था. क्या रिकवर कर सकता है? लॉफुल चार्जेस. ये लॉफुल चार्जेस किस किस पर होंगे? गुड्स को प्रिजर्व करने में प्लस ट्रू ऑनर को ढूंढने में. प्रिजर्व एंड फाइंडिंग ट्रू ऑनर. इस केस में वो लियन तो मार्क कर सकता है लेकिन स्यू नहीं कर सकता. एमसीक्यू अगेन. रिवॉर्ड रिकवर कर सकता है. यस, रिवॉर्ड के लिए बेटा तुम्हारे बीच और ट्रू ऑनर के बीच क्या बन चुका है? कॉन्ट्रैक्ट. वो क्वासी नहीं है, वो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है. आपने पढ़ा होगा वो जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज. उसने बोला मेरा भतीजा गुम हो गया है, फाउंडेशन में केस किया था और अगर कोई ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा. तो उस केस में आपने अगर भतीजे को ढूंढ लिया और उसको इन्फॉर्म कर दिया, आपके और ट्रू ऑनर के बीच क्या बन चुका है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब आइए, अगर उसने कोई अवार्ड अनाउंस किया है तो आप रिकवर कर सकते हैं. दिस इज विच राइट? प्राइमरी एंड सुपीरियर. ये इसके फाइंडर वाले राइट से बेटर राइट है. एंड ही कैन मार्क लियन, स्यू. दोनों कर सकता है. लियन भी मार्क कर लेगा गुड्स पर, स्यू भी कर सकता है. भतीजे की एग्जाम्पल लियन में नहीं आएगी, ध्यान रखना. एग्जाम्पल के लिए था, कहीं पेपर में लिखा हो भतीजे के ऊपर लियन मार्क कर दे. टू सेल गुड्स. गुड्स कब बेच सकता था? अगर ऑनर मिल नहीं रहा, बहुत समय हो चुका है, या फिर अगर मिल चुका है तो हमारे पैसे नहीं दे रहा. आगे की कंडीशंस भी क्या है? कंडीशंस ये थी, एक तो देखो तुम्हारे पास पेरिशेबल गुड्स पड़ी हैं, बहुत ढूंढ लिया ऑनर को, मिल ही नहीं रहा, गुड्स खराब हो जाएंगी. तो समझदारी इसमें है कि गुड्स को बेच दो. दूसरा, उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा और मेरा गुड्स के ऊपर खर्चा कितना हो चुका है? मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्टिकल. क्लियर? या 2/3 है या 2/3 से ज्यादा है? ना, 2/3 है. एमसीक्यू के लिए फिर से मैंने डॉग की एग्जांपल दी थी. 30,000 रुपए का डॉगी तुम्हें मिला पूंछ हिलाते हुए, तुम्हारा पेडिग्री खिलाते खिलाते खर्चा हो चुका है 20,000 रुपए. जैसे 19,000 खर्चा हुआ, 1,000 रुपए का पेडिग्री का पैकेट था, जैसे लास्ट 1,000 रुपए वाला पैकेट फाड़ा, कुत्ते के ऊपर हमने लिख दिया फॉर सेल. क्लियर? तो खर्चा कितना चाहिए मुझे? 2/3 से ज्यादा नहीं. ये एमसीक्यू के लिए 2/3 आ सकता है. आर्टिकल इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू. लॉफुल चार्जेस 2/3 या उससे ज्यादा हो चुके हैं. फाइंडर ऑफ गुड्स स्पेसिफिक रिवॉर्ड के लिए भी स्यू कर सकता है. ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है. फाइंडर ऑफ थिंग्स कैसे बेच सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट आइए, लियन. पर्टिकुलर लियन क्या था? जिन गुड्स पर आपने काम किया है, अगर सामने वाला उनके पैसे नहीं दे रहा तो कोई भी पर्सन उन गुड्स पर क्या मार्क कर सकता है? लियन. क्या बोला गया इसको? पर्टिकुलर लियन. कोई भी पर्सन मतलब कौन? जिसने काम किया है. आप मैकेनिक को बाइक देके आए, मैकेनिक ने काम कर दिया, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, क्या वो बाइक वापस करने के लिए लायबल है? नो. व्हाट ही कैन डू? ही कैन मार्क लियन ऑन गुड्स. समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस और नो? नेक्स्ट आइए. सर
अगर बेली ने बेलमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंग काम कर दिया है स्किल और लेबर वगैरह का, तो वो गुड्स को रख सकता है जब तक उसके पैसे पे नहीं किए जाएंगे। राइट कब लॉस्ट हो जाएगा? अगर इसमें जुगाड़ पता क्या लगाती है दुनिया, 3 दिन में काम करके देना था, पैसे ड्यू थे चौथे दिन, बंदा जानबूझ के काम 3 दिन की जगह लटका के कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन, ताकि मैं बिल्कुल टाइम पे गुड्स दूं और पैसे भी ले लूं। तो अगर तुमने जानबूझ के डिले किया है तो तुम लियन मार्क नहीं कर सकते। अगला, पर्टिकुलर लियन उन गुड्स पर ही मार्क होगा अगर तुमने काम की है, अदर गुड्स पे मार्क नहीं होएगा। अदर गुड्स मतलब मैं 3 बाइक सर्विस करने के लिए देकर आया था, 1 पर काम हुआ है, 2 पर काम नहीं हुआ, 2 वापस करनी पड़ेंगी। यस। नेक्स्ट, राइट एक्सरसाइजेबल है क्या? गुड्स को रिटेन कर सकते हो, स्यू नहीं कर सकते। हाँ, खास बात क्या है? गुड्स वापस कर दो और पैसे के लिए केस फाइल कर दो। स्यू कर सकते हो अगर आपने लियन क्या कर दिया? वेव। गुड्स बेच सकते हो? नो, कभी भी नहीं। नेक्स्ट आइए, ये छोटी छोटी केस स्टडीज। डायमंड डिलीवर किया गया, किस काम के लिए? कटिंग एंड पॉलिशिंग। क्या डायमंड मर्चेंट या जो वो कारीगर है कि लियन मार्क कर सकता है? यस। कौन से डायमंड पर? जिस पर उसने काम किया। वो जो डायमंड पर काम किया सर, क्या वो पर्टिकुलर लियन कहलाएगा? हाँ, रख सकता है। यस। स्यू कर सकता है? नो। डायमंड वापस कर दिया, स्यू कर सकता है? यस। बेच सकता है रिकवर करने के लिए अपने चार्जेस? नो। अब आइए, ये एग्जाम्पल पढ़िए, समझ आ जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम वाली कहानी, जल्दी। देखिए, आया समझ? तुमने कोड बनने के लिए दिया, कोड कितने दिन में बन जाता है? पेपर में टाइम नहीं दिया होगा, कितने दिन में बन जाएगा कोड? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता। क्रेडिट पीरियड कितने समय का है? 3 महीने का। वो जानबूझकर कोड बना के ही नहीं दे रहा, क्या वो लियन मार्क कर सकता है? नो सर। ये कोड बन चुके, क्या वो हमें पेमेंट के लिए फोर्स कर सकता है? नो, क्योंकि अभी पेमेंट ड्यू ही नहीं है। नेक्स्ट है ये 171। अच्छा, पर्टिकुलर लियन किसके पास होता है? कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो गुड्स पर काम करता है। आप अकाउंटेंट हैं, आपने अपने क्लाइंट की किताबें लिखी, आपके पास कौन सा लियन है? पर्टिकुलर लियन। आप ऑडिटर हैं, आपने अपने वर्किंग पेपर्स बनाए, आपके पास कौन सा लियन है? पर्टिकुलर लियन। क्लियर? तो ये किसके पास है? एनी पर्सन एक्सरसाइजिंग हिज वर्क एंड लेबर। कोई भी बंदा गुड्स पर काम करता है, क्या क्रिएट हो जाता है उसका? पर्टिकुलर लियन। अब पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा लियन? जनरल लियन। जनरल लियन सिर्फ कुछ बंदों के पास है। कौन कौन से बंदे थे? याद होगा, शॉर्टकट बनवाया गया था। हाँ ना? ओहो, कोई बात नहीं बेटा, खेलते रहो। बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉ फिंगर्स, अटॉर्नीज, पॉलिसी ब्रेकर्स, ब्रोकर्स। क्लियर? BF पॉ, ठीक। बॉयफ्रेंड को पंजा नहीं मारा, ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक। BF इज ब्रोकर्स, फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अटॉर्नीज, वॉ फिंगर्स। ये 5 लोग हैं। वो गोडाउन कीपर समुद्र के तट के पास जिनके गोडाउन है, उनको ऑनर्स को क्या बोल रहे हैं हम? वॉ फिंगर। और द पर्सन इन कंट्रोल, उसको क्या बोला जा रहा है? वॉ फिंगर। अब पढ़िएगा, अगर आप इन लोगों से डील कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं इनमें से कॉमन एग्जाम्पल उठाता हूं, बैंकर। आप बैंकर से डील कर रहे हैं, आपने बैंकर को कुछ गुड्स गिरवी रखी। आई होप पता है प्लेज भी किसका पार्ट है? बेलमेंट का। आपने उसके पास गुड्स गिरवी रखी, लोन लिया, आज आपने वो लोन पे कर दिया, इतने में ही आपने दूसरा लोन ले लिया। अब प्रैक्टिकली मैंने आपको गुड्स दी और लोन लिया,
कौन सा लियन है? पर्टिकुलर। कौन सा लियन है ये? पर्टिकुलर। ये हमारा S1 बैंक क्या दे रहा है बच्चे? लोन। ये क्या दे रहा है? गुड्स। ये है लोन नंबर 1। कौन सा लियन है? पर्टिकुलर। साफ साफ तो बोला गया कि इस लोन के पर्पस के लिए मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पर गुड्स दे रहा हूं। अब इसके बाद सर बैंक ने, आपने ये वाला लोन क्या कर दिया? रीपे। लेकिन बैंक ने अभी गुड्स वापस नहीं किए हैं। बैंक ने S1 को लोन 2 दिया और सर इन गुड्स को भी अपने पोजीशन में रखा हुआ है अभी भी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। उनके पास कौन सा लियन होता है? जनरल लियन। जनरल लियन मतलब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये 2 गुड्स थी, नए कॉन्ट्रैक्ट में लोन 2 में इन गुड्स का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वो लियन मार्क कर पाया। कारण ये गुड्स किसकी हैं? S1 की। तो ये कौन सा लियन होता है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उसने काम तो थोड़ी सी गुड्स पर की है, लेकिन वो सभी गुड्स पर अपना पोजीशन मार्क करके बैठे है, अपना लियन मार्क करके बैठे है, कौन सा लियन कहलाएगा? जनरल लियन। आपने बैंक से लोन लिया, आपका कोई चेक क्लियरिंग में गया, क्या बैंक वाले उस चेक पर लियन मार्क कर सकते हैं? आंसर इज यस। वो काम भी किया। जस्ट सर मेरी बैंक में FD पड़ी है, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? यस। बैंकर्स को कोर्ट ने क्या अलाउ कर रखा है? जनरल लियन। क्लियर? कोर्ट ने नहीं, लॉ ने। अब आइए, ये रहा लिख रखा है BF पॉल। मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अब आओ, इन सभी के पास दे मे रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बिल्ड टू देम। तुम बैंक में बाय चांस घूम रहे थे, तुम सोने की दुकान बने हुए थे, तुमने मैनेजर को थोड़ा सा सोना पकड़ा दिया, क्या पकड़, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, यहाँ पे तो लोग बड़ा घूर के देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है तुम्हारा बैंक कोई लूटे ना लूटे, मेरा सोना कोई पक्का लूट लेगा। तुमने उसको पर्पस के लिए दिया किसी भी, क्या वो उस पर भी तुम वापस गए, मैनेजर को बोला सोना कह रहा पहले लोन वापस करो, डिफॉल्ट चल रहा है तुम्हारा, कैन ही डू सो? यस। बैंकर के पास कौन सा लियन है? जनरल लियन। एनी गुड्स बिल्ड टू देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन। लेकिन किसी और पर्सन के पास ऐसा अधिकार नहीं है जब तक हम साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। डन। ऑडिटर ने कुछ पर्टिकुलर बुक्स पर काम किया क्लाइंट की, क्या वो उन पर लियन मार्क कर सकता है? यस। ऑडिटर ने क्लाइंट के साथ डीलिंग कर ली, मेरा लियन जनरल लियन रहेगा। कौन सा लियन रहेगा? जनरल लियन। क्लाइंट ने वैसे ही कोई फाइनेंशियल डाटा दिया, कह रहा देखना ये डाटा करवाया हमने कहीं और से ऑडिट है, आपको ठीक लग रहा है, वैसे ही दिया देखने को, क्या ऑडिटर लियन मार्क कर सकता है? यस। कौन सा लियन? जनरल। ये 5 बंदों को बाय गॉड्स ग्रेस, बाय सेक्शन 171 ग्रेस ये अधिकार है, लेकिन किसी और बंदे के पास ये अधिकार नहीं है। उसको कब मिलेगा ये अधिकार? जब एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। इसमें गुड्स कैन बी रिटेन्ड बट कांट बी सोल्ड। अनसिक्योर्ड लोन लिया बैंक से, पहले लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड है लोन, बाद में कुछ और अमाउंट बोरो करी, उसमें क्या गिरवी रख दी? ज्वेलरी। दूसरा लोन रीपे कर दिया, क्या बैंक पहले लोन के अगेंस्ट वो जो ज्वेलरी है रिटेन कर सकता है? यस। कौन सा लियन चल रहा है? जनरल लियन। उसके बाद बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। बेलमेंट ऑफ प्लेजेस का मतलब क्या है सर? प्लेज का मतलब क्या था, बेलमेंट का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन क्या है, फर्क क्या है? बेलमेंट में आपने पढ़ा व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। प्लेज में व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन फॉर सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। बेलमेंट में इतने सारे पर्पस, प्लेज में एक ही पर्पस, क्या? फॉर सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी? हमारे प्रॉमिस की, हमारी मनी वगैरह की। क्लियर? जैसे मैंने आपसे लोन लिया, बदले में आपको गुड्स गिरवी रख दी, क्या कहलाएगा? प्लेज।
इज प्लेज अ बेलमेंट? यस सर। आर ऑल बेलमेंट प्लेजेस? नो सर। अब पढ़िएगा, प्लेज पॉन द बेलमेंट ऑफ गुड्स, साफ ही बता दिया, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। डिलीवरिंग गुड्स बाय वन पर्सन अनदर पर्सन पर्टिकुलर पर्पस, बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी? या तो आपने कोई उधारी ली है या आपने कोई प्रॉमिस किया है। डन। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला मैं आपको 10 दिन में फर्नीचर डिलीवर कर दूंगा, अगर डिलीवर ना कर पाया तो आप मेरी ये गाड़ी रख लीजिए। क्या है ये? प्लेज। समझ आया? उस केस में ये किसके लिए की गई? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मैंने आपसे लोन लिया, सोना गिरवी रखा, ये भी प्लेज। इसमें पर्पस क्या रहा? पेमेंट ऑफ डेट। डन। इन दोनों की क्या प्रोवाइड कर दी मैंने आपको? सिक्योरिटी। तो ये एमसीक्यू के लिए ऑल प्लेजेस आर बेलमेंट्स है, आसान लिख दिया ताकि बच्चा बोले हाँ आता है। ऑल प्लेजेस आर बेलमेंट्स बट ऑल बेलमेंट्स आर नॉट प्लेजेस। तो बहुत आसान से एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक्सप्रेस इम्प्लाइड, गुड्स डिलीवर होंगी, सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स, द डिलीवरी इज कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या कंडीशन है? व्हेन प्रॉमिस फुलफिल्ड, व्हेन प्रॉमिस फुलफिल्ड और डेट पेड, गुड्स क्या कर दी जाएंगी मेरे लाल? रिटर्न। नेक्स्ट चाहिए, कौन सी गुड्स के लिए होगी बेलमेंट? ये वाली प्लेज। एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए, प्रेजेंट गुड्स के लिए, फ्यूचर गुड्स के लिए। मैं ना एक पेंटिंग लेके आऊंगा फ्यूचर में और उससे ना तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगा, तो जब रखेगा बेटा तब प्लेज होगी, अभी कोई प्लेज नहीं है। गुड्स फिजिकली भी प्लेज की जा सकती हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के द्वारा भी प्लेज की जा सकती हैं। याद है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रेलवे रिसीट के द्वारा गुड्स को गिरवी रख दिया, क्या गिरवी रखा जा सकता है? यस सर। बिल ऑफ लेडिंग के द्वारा? यस सर। दे ऑल आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। नेक्स्ट आइए, पॉनी। पॉनी कौन है? जो गुड्स दे रहा है। हु इज द पर्सन? पॉनर, जिसको दी जा रही है पॉनी। इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट प्लेज। पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर। रिटेन मतलब वो गुड्स को होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक तुम उसका पैसा नहीं दे देते। तो पैसे में क्या क्या आएगा सर? वो गुड्स को रिटेन करेगा या तो डेट के कारण या प्रॉमिस के कारण, प्लस और क्या रिकवर कर सकता है? इंटरेस्ट। और अगर उसका क्या हुए कुछ खर्चे गुड्स की पोजीशन या प्रेजर्वेशन में। नेक्स्ट है ये राइट ऑफ रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स। हाँ जी, सब्सिक्वेंट डेट्स मतलब आज एक उधारी ली, गुड्स गिरवी रखी, कल को दूसरी उधारी ली, क्या फिर भी उन गुड्स को यूज किया जा सकता है? क्या था जी? नो। द पॉनी शैल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट और प्रॉमिस ऑफ अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड। पहले क्या बोला आंसर? नो। पहला आंसर क्या? लिखने का तरीका यही रखना बेयरक्ट। मैंने आपसे लोन लिया, एक गुड्स गिरवी रखी, क्या दूसरे लोन के लिए भी उन गुड्स को रखा जा सकता है? पहले क्या बोला? नो। द पॉनी शैल नॉट रिटेन देम फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे वर प्लेज। जिस डेट के लिए प्लेज की गई हैं सिर्फ उसी डेट के लिए रिटेन करना। लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम क्या मान के चलेंगे? प्रिज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे इन दी केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। मतलब एक्चुअल में यूज किया जा सकता है कि नहीं? यस। पहले क्या बोला? नो। बाद में क्या बोला? यस। कहता अगर पार्टीज ने कुछ भी नहीं बोला, एक बार गुड्स गिरवी रख दी, तो वो गुड्स पहले लोन के लिए यूज हो सकती हैं। ऑब्वियसली उनके लिए तो गिरवी रखी ही गई, क्या अगले लोन के लिए यूज हो सकती हैं? यस। उससे अगले के लिए? यस। बच्चा यहां पर दिमाग चलाते हैं, सर ये तो जनरल लियन है, हाँ या ना? ना। लियन में जरा फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। गुड्स कैन बी रिटेन्ड बट कांट बी सोल्ड। प्लेज में गुड्स बेची जा सकती हैं डिफॉल्ट पर,
अरे क्यों नहीं सर, तो इट इज लाइक जनरल लियन, इट इज लाइक जनरल लियन बट नॉट जनरल लियन। एक्चुअल में ये जनरल लियन नहीं है। नेक्स्ट, क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है? हाँ, अगर पॉनी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे किए हैं तो वो उनको रिकवर कर सकता है। इसके लिए स्यू कर सकता है, गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। फिर आइए, पॉनीज राइट, अगर वो डिफॉल्ट करता है, पॉनी का अधिकार, पॉनी कौन है? लोन देने वाला, लोन लेने वाला? लोन देने वाला, बैंक। अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया तो पॉनी क्या करेगा सर? केस फाइल कर सकते हैं रिकवरी के लिए और गुड्स को अपने पास रखेगा कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? सेकेंडरी। बैंक ने तुम्हारे ऊपर केस भी फाइल कर दिया और तुम्हारी गुड्स भी वापस नहीं कर रहा। कैन यू डू सो? यस। दूसरा, या फिर भाड़ में गया यार पंगा स्यू वगैरह करने का, मैंने क्यों ली थी गुड्स? अपने आप को सिक्योर करने के लिए। लेट्स क्रैक इट, इन गुड्स को बेच दिया जाएगा। ही में सेल द गुड्स, लेकिन उसके लिए आपको याद होगा पहले क्या देना पड़ता है? रीजनेबल नोटिस गुड्स के ऑनर को, यानी हमारे पॉनर को। अगर नोटिस दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जाता है? ताकि वो आकर देख ले कि उसकी गुड्स रीजनेबल प्राइस पे बिक रही है, जेन्युइन प्राइस पे बिक रही है। अगर फिर भी कुछ पैसे बचे, क्या पॉनर अभी भी लायबल है? यस। ध्यान से सुनना, प्लेज में तुम्हारी पोजीशन सिक्योर्ड बन जाती है। पॉनी की पोजीशन क्या बन जाती है? सिक्योर्ड। आपने 10 लाख का लोन दिया किसी को, सोना रख लिया, कल को आपकी पोजीशन क्या है? सिक्योर्ड। मान लीजिए सोने का भाव कम हो गया और वो सोना सिर्फ 9 लाख रुपए में बिका, क्या आप 1 लाख रिकवर करेंगे? ऑब्वियसली सर, लेकिन हमारी पोजीशन क्या बन जाएगी? अनसिक्योर्ड। उसके लिए हमें केस फाइल करना पड़ेगा, लेकिन हम कोई गुड्स नहीं बेच सकते। तो सर अगर डेफिसिट आया, पॉनर अभी भी लायबल है बैलेंस अमाउंट के लिए। अगर सरप्लस आया, 10 लाख लेने थे, सोना बिका 15 लाख रुपए का, बाकी का 5 लाख वापस करना पड़ेगा। द सरप्लस बिलोंग्स टू द पॉनर और द पॉनी। पॉनर। सरप्लस अगर आया तो वो किसका है? पॉनर का। डन? आवाज मेरे लाल? यस सर। डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। रिडीम क्या होता है? मर के जिंदा होना। अगर पहला केस, तुम्हें ना फोन आया बैंक वालों का कि मैंने तुम्हारा डिफॉल्ट बहुत देख लिया, अब बेटा मैं तुम्हारी गुड्स को बेचने जा रहा हूं। बैंक का फोन आया, पहले रीजनेबल नोटिस दे दिया, यस, प्रैक्टिकली अब बैंक गुड्स को बेचने जा रहा है, तुम्हारे हाथ से गुड्स जा चुकी हैं। जब उसने क्या दे दिया तुमको? नोटिस टू सेल। तो प्रैक्टिकली एक बार गुड्स तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं। इसके बाद तुम्हें कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लिया और तुम अब बोले सर, बैंक को जाकर बोले सर हमारी गुड्स वापस कर दीजिए। तुमने अपनी गुड्स को क्या करवा लिया? रिडीम। फर्क समझ आया एक्वायर और रिडीम में? एक बार गुड्स हाथ से जा चुकी थी, उसके बाद दोबारा उनको एक्वायर किया गया। तो सर अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया था, वो अभी भी अपनी गुड्स डिफॉल्ट होने के बाद भी रिकवर कर सकता है, इससे पहले पॉनी उनको बेच दे। लेकिन उसके लिए उसको क्या पे करने पड़ेंगे? एडिशनल एक्सपेंसेस ड्यू टू हिज डिफॉल्ट। ये क्या होते हैं? जरा फोकस कीजिए। आपने पेमेंट नहीं की, आपके डिफॉल्ट के कारण बैंक का नोटिस आया, हम गुड्स को बेचने जा रहे हैं। नोटिस आया तो मान लीजिए इट वाज अ लीगल नोटिस, बैंक को लीगल एक्सपेंसेस इंकर करने पड़े, क्या वो आपसे रिकवर करेगा? यस। दूसरा केस, बैंक ने ऑक्शन अरेंज कर दी, उसके ऊपर खर्चा किया, अब तुम गुड्स वापस लेने जा रहे हो, बैंक का जितना खर्चा हुआ तुम्हें रीइंबर्स करना पड़ेगा। यस, क्योंकि उसका कारण ही क्या है? तुम्हारा डिफॉल्ट। डन? अब आइए नेक्स्ट 178, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। ये किस बारे में कहानी है? कौन प्लेज कर रहा है? मर्केंटाइल एजेंट।
अब जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन दी हुई है। मर्केंटाइल एजेंट मतलब वो एजेंट जिसको बिजनेस करने के लिए अपॉइंट किया गया। वो एजेंट क्या क्या काम कर सकता है, इसकी जो अथॉरिटी होती है, लॉ नहीं दे रखी है कि नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं इसके पास किस चीज की अथॉरिटी है, सेल करने की, गुड्स को परचेज करने की, गुड्स को कंसाइन करने की फॉर द पर्पस ऑफ सेल, एंड टू प्लेज गुड्स एंड टेक क्रेडिट। वो गुड्स गिरवी रख के लोन ले सकता है। तो अगर गुड्स एजेंट ने गिरवी रख दी तो क्या उसको वैलिड प्लेज माना जाएगा? आंसर इज यस। उसका बड़ा आसान सा कारण इन्होंने बताया। आप एक बात को समझिए, आप किसी दुकान पर रोज जाते हैं, नॉर्मली वहां पर मालिक बैठा होता है तो आप मालिक से डील करते हैं। अगर नॉर्मली वहां पर उनका एजेंट बैठा होता है तो आप किससे डील करेंगे? एजेंट। आप क्या मान के चलेंगे कि एजेंट के पास सारी अथॉरिटी है? यस। बाय करने की है? यस। सेल करने की है? यस। गुड्स को गिरवी रखने की है? यस। गुड्स को गिरवी रखना अगर उनका रूटीन काम है तो यहां पर इसको ना क्लैरिफाई किया गया। अगर एजेंट ने प्लेज की, चाहे मालिक ने अथॉरिटी नहीं दी थी, दिक्कत यही है। देखो, अगर मालिक ने अथॉरिटी दे दी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हमें ये सेक्शन पढ़ना ही क्यों है। अगर मालिक ने अथॉरिटी नहीं दी थी तब भी प्लेज लॉ वैलिड मान के चलेगा। यानी मालिक और एजेंट आपस में लड़ते रहेंगे, जिस पर्सन के पास गुड्स पड़ी हैं उसके लिए वो प्लेज बिल्कुल वैलिड है। अगर एजेंट के पास जो पोजीशन था वो ऑनर की कंसेंट से था, चोरी वगैरह करके नहीं ली थी गुड्स। मालिक ने मुंह इधर किया, तुमने बोला मैजिक, चलो गुड्स उठा ली, अलाउड है? नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये काम करना इनके ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स का पार्ट था। एंड नेक्स्ट, पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ। पॉनी मतलब जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसको ये बात नहीं पता थी कि एजेंट के पास गुड्स गिरवी रखने की अथॉरिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट, पॉनी को कोई अंदाजा नहीं था कि ही हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। तो सर ऊपर गुड फेथ में क्या आएगा? इनको एक साथ भी लिया जा सकता है। दूसरा, उसको ऐसा कोई शक भी नहीं था, उसको ऐसा कोई शक भी नहीं था, वो अपनी तरफ से नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा था। एजेंट ने गुड्स गिरवी रख दी तो वो प्लेज क्या कहलाएगी? वैलिड। क्लियर? आवाज मेरे लाल? यस सर। देन प्लेज बाय पर्सन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी लूपहोल था। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला गुड्स गिरवी मत रखना, एजेंट ने गुड्स को क्या कर दिया? प्लेज। हियर कम्स अवर पॉनी। इस पॉनी के पास वैलिड प्लेज क्रिएट होगी अगर कंडीशंस पूरी हो जाती हैं 4। इसी तरह ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, बी ने ए को धमकाया, कोर्जन यूज कर लिया, ए ने इसको गुड्स दे दी। हाँ जी, कोर्जन के केस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? अवॉइडेबल। इससे पहले ए अवॉइड करता, बी ने चुपचाप गुड्स किसके पास गिरवी रख दी? सी के पास। क्या ये प्लेज वैलिड मानी जाएगी? यस सर। कौन सा केस है ये? प्लेज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वही बातें आ जाएंगी। सी कैसे एक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गुड फेथ में। दूसरा, इसमें जो वीआईपी पॉइंट है वो ये है, ए ने गिरवी रखने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर चुका है फिर ये प्लेज वैलिड नहीं रहेगी। पॉनर ने पोजीशन लिया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, 19 और 19A, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। प्लेज इज वैलिड प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है प्लेज करते हुए, प्लस पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ बिना पॉनर का डिफेक्ट जाने। उसको ये नहीं पता कि ये गुड्स डरा धमका के लाया है। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 179।
कई बार नॉर्मली हम सुनते हैं ऑनर ही गुड्स को बेच सकता है, सही है। लेकिन कुछ केसेस में एक ऐसा पर्सन जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड इंटरेस्ट समझते हो, एक तो होती है गुड्स की जनरल प्रॉपर्टी, सारी गुड्स मेरी हैं, एक होती है पार्ट ऑनरशिप, गुड्स का इतना हिस्सा मेरा है। वो ऑनरशिप की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की। अगर किसी पर्सन का गुड्स में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे? फाइंडर ऑफ गुड्स था, उसको गुड्स मिली, 10,000 की गुड्स है, उसने उन गुड्स पर प्रेजर्वेशन पर, मालिक को ढूंढने पर 2,000 खर्च कर दिया। अब क्या उसका उस गुड्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है? यस। कहां तक? 2,000 रुपए तक। तो अगर ऐसा बंदा इवन बीइंग नॉन ऑनर प्लेज करता है, वो प्लेज वैलिड मानी जाएगी। लेकिन कहां तक प्लेज कर सकता है? जितना उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से ज्यादा प्लेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए, सूट बाय बेलीज और बेलर्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। ये बहुत आसान था। 80 एंड 81 क्या बात करता है? जो सर बेलर है ना, बेलमेंट करके चला गया, गुड्स किसके पोजीशन में है? बेली। आप एक्टिवा चला रहे हैं, किसी ने आपको रोक लिया, सर मैं आपको एक्टिवा यूज नहीं करने दूंगा, ये मेरा है। अगर आपको कोई गलत तरीके से आपकी बेलमेंट वाली गुड्स को यूज करने से रोकता है, पहला पॉइंट, या फिर उनको कोई क्या पहुंचाता है? नुकसान, तो इस केस में बेली, अब तुम ये मत सोचना कि यार हम तो किराए पर गुड्स लेकर आए हैं, ये तो केस किसको लड़ना चाहिए? मालिक को ना। द बेली कैन एक्ट एज इफ ही वॉज द ऑनर ऑफ द गुड्स। तो ये लिखते हैं बेली उस तरह से एक्ट कर सकता है जैसे कोई बेलमेंट हुई नहीं, बेटा गुड्स तुम्हारी ही हैं। डन। सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो अगर कोई रॉन्गफुली डिप्राइव कर रहा है आपको पोजीशन में रखने से या यूज करने से, या उनको कोई इंजरी पहुंचा रहा है, तो आप ऑनर के माफिक रेमेडीज ले सकते हैं और सामने वाला थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल कर सकता है इस यूज को प्रिवेंट करने का या इंजरी का। उसके बाद सर अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ, कल को उसके ऊपर केस फाइल करके जो पैसा मिला, दोनों का जितना इंटरेस्ट होएगा वो आपस में बांट लेंगे। एग्जांपल के लिए उसने गुड्स डिस्ट्रॉय की, तो गुड्स के डैमेज होने पर जो रिपेयर करवाने का खर्चा हुआ वो कौन क्लेम कर लेगा? बेलर। डन। केस का खर्चा मिला वो कौन क्लेम कर लेगा? बेली, अगर उसने केस फाइल किया है। नेक्स्ट आइए, लास्ट टॉपिक, प्लेज बाय नॉन ऑनर्स। नॉन ऑनर्स का मतलब एक ऐसा पर्सन जो मालिक नहीं है गुड्स का, लेकिन फिर भी वो वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। पहला कर चुके हैं, मर्केंटाइल एजेंट, ऑनर ने मर्केंटाइल एजेंट को गुड्स दी अपनी मर्जी से पोजीशन में, ये आ जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी कर चुके हैं, हाँ या ना। को ऑनर, मैंने और आपने मिलकर गुड्स खरीदी, मैंने अपनी मर्जी से आपको पोजीशन दिया, आपने चुपचाप सारी की सारी गुड्स गिरवी रख दी, चाहे आप पार्ट के ऑनर थे, तब भी ये प्लेज वैलिड मानी जाएगी। इन सभी केसेस में ना ध्यान रखना एक चीज कॉमन है, क्या? पोजीशन ट्रांसफर्ड विद कंसेंट ऑफ ऑनर प्लस गुड फेथ, बस ये दो काम ढंग के हैं, बाकी सब है नहीं है। लिमिटेड इंटरेस्ट कर चुके हैं, एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ गुड्स, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, मैंने गुड्स आपको बेच दी, आप मेरे पास छोड़ गए कि सर थोड़ी देर में लेके जाते हैं, मैं अगर प्लेज क्रिएट करता हूं तो वो वैलिड प्लेज मानी जाएगी। नेक्स्ट, बायर, बायर को गुड्स यूज करने के लिए दी, ट्राई करने के लिए दी, लेकिन उसने आगे क्या कर दी? प्लेज। अगर कंसेंट मेरी मर्जी से थी, वो भी प्लेज क्या मानी जाएगी? वैलिड। ये दोनों केसेस क्लियर? थैंक यू।